दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 33 को और 53 को मैं एक साथ जोड़ के आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, क्योंकि दोस्तों पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो रहा है और यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाएगा। तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया है उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों 4 बड़े एक्टों को दोस्तों समराइज करके मैं क्लास आपको दे रहा हूं। याद रखिएगा दोस्तों आज की क्लास हमारी 102वीं क्लास है। इसके पहले दोस्तों 101 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। देखिए आप सीक्वेंस में देखिए, मैं अगर सीक्वेंस में आपको पढ़ा सकता हूं तो आपको सीक्वेंस में देखना भी तो चाहिए। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, किसी वजह से नहीं उन्हें पता था कि नितिन सर की क्लास चल रही है, ऐसे में दोस्तों वो एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो देख करके कवर कर सकते हैं, लेकिन पीछे से पूरा देखें। जब आप सीक्वेंस से देखेंगे तो तैयारी आपकी अच्छी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कब कौन सी घटना घटी ये आपको अच्छे ढंग से पता चल पाएगा। और दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं 3031 से लेकर के 3060 तक के सवालों को। बड़ी खुशी मिल रही है कि समय बीतते देर नहीं लगता और हम लोग 3-3 हजार सवाल पर दोस्तों चर्चा कर चुके हैं, अपने आप में बड़ी बात है। किस तरह के सवाल दोस्तों आज हम करने वाले हैं ये जरा देख लीजिए। जैसे सवाल आता है परीक्षा में कि संविधान निर्माण के आंशिक संकेत ये पहली बार दोस्तों किस एक्ट से मिलता है या किस अधिनियम में दोस्तों ये मिलता है, ये सवाल अगर आ जाए तो बताइए इन चारों में से आप क्या जवाब देंगे। ठीक है, सोच के बताइए। आगे लिख रहा है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट कौन था। अंतिम चार्टर एक्ट दोस्तों कौन था ये आपको बताना है। किसके तहत गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। किस अधिनियम के तहत संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण दोस्तों पहली बार प्रारंभ होता है। किसके तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह के बेहतरीन सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमें आज नया मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ये फाउंडेशन बैच अलग अलग विषय के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि विषय को इतना मजबूती से पढ़ लिया जाए कि फिर आगे कोई भी परीक्षा देनी हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। एक एक सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना और जवाब देना है। याद रखेगा दोस्तों 102वीं क्लास है। 3031 से लेकर 3060 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। 4 एक्ट के बारे में 33 पढ़ेंगे, 53 पढ़ेंगे, 58 पढ़ेंगे और 61 पढ़ेंगे। ये 4 बड़े एक्ट हैं दोस्तों, इनके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। लिख रहा भारत में संविधान निर्माण के आंशिक संकेत। जी हां दोस्तों, यहां पूर्ण संकेत की बात नहीं कर रहा है, यहां आंशिक संकेत की बात कर रहा है कि संविधान निर्माण के आंशिक संकेत ये पहली बार दोस्तों किस अधिनियम में मिलता है। तो याद रखिएगा जो चार्टर अधिनियम 1833 आया था ना, मैं चार्टर एक्ट लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 जो आया था दोस्तों, उसमें दोस्तों आंशिक संकेत मिलता है। ठीक है, और संकेत मिलकर भी क्या करेगा, एक बार और आएगा 53 में, उसके बाद कंपनी का शासन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आंशिक आया है लेकिन इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा 53 के बाद। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट दोस्तों कौन था, क्योंकि कंपनी का शासन दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद समाप्त हो गया, तो उसके ठीक पहले दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट आया था दोस्तों। इसी को हम अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं दोस्तों, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया दोस्तों, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन दोस्तों क्या हो गया, शासन क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। इसी वजह से दोस्तों आगे कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोई चार्टर एक्ट नहीं लाया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया जाने वाला अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो चार्टर एक्ट 1853 था। यह आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है किस अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः दोस्तों समाप्त करके उसे प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों ये काम हुआ था चार्टर अधिनियम 1833 में। जी हां दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 जो आया था दोस्तों ना, ये बहुत कमाल का एक्ट था दोस्तों। इसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी को क्या बना दिया गया दोस्तों, एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया कि अब तुम्हारा काम व्यापार करना नहीं है, अब तुम्हारा काम भारत में शासन करना है। तो यहां से विचारधारा शासन वाली आ गई, यहीं से विचारधारा शासन वाली आ रही है और यहीं से याद रखेगा आंशिक संकेत मिल रहे हैं दोस्तों संविधान के। संविधान
बनने का तात्पर्य क्या है कि हम वहां के मूल निवासी अब बनना चाह रहे हैं दोस्तों, वहां पर अपना राजपाट पूरा जमा चुके हैं, अपना पूरा पैर पसार चुके हैं दोस्तों, तभी तो दोस्तों संविधान बन रहा है, तभी तो नियम कानून आ रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर कंपनी के साथ दोस्तों इस तरह का व्यवहार हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, तब जवाब दीजिएगा, और बहुत कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लिख रहा किस चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन की ओर से, किसके तरफ से दोस्तों, ब्रिटिश शासन की ओर से भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व के प्रबंधन का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। तो अभी आपने पीछे पढ़ा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक काम था दोस्तों, उसको कहा गया कि अब तुम्हारा कोई व्यापारिक काम नहीं रहा है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको क्या करना है दोस्तों, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दायित्व सौंपा गया था दोस्तों, आपको अभी पीछे पढ़ाया गया कि इसको प्रशासन का दायित्व सौंपा गया कि अब कैसे प्रशासन करना है ये समझो। ठीक है, तो जब प्रशासन की बात आ गई तो यहां राजस्व का प्रबंधन हो गया, यहां भारतीय प्रदेशों पर शासन प्रशासन हो गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये चार्टर एक्ट 1833 की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 की बात कर रहा है, क्योंकि उसी अधिनियम में दोस्तों ये व्यवस्था भी किया गया, प्रावधान भी किया गया। ठीक है, लिख रहा किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को, किसको दोस्तों, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार मिल गया दोस्तों। हां, ये पावर पहले ही मिल गया था। ठीक है, ये पावर पहले ही मिल गया था, तभी तो ब्रिटिश संसद ने अचानक से 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन को भारत से समाप्त करके पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लिया। जो कंपनी ने 200-250 साल में अपना सिक्का जमाया था, जो अपना पैर जमाया था, वो एक बैग दोस्तों ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। तो याद रखिएगा ये किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो जो चार्टर एक्ट 1853 में आया था, चार्टर एक्ट जो 1853 में आया था, उसी में दोस्तों ये प्रावधान कर लिया गया था कि किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी में निर्णय लिया गया, किया जा सकता है, हालांकि कोई टारगेट नहीं था। अगर 1857 की क्रांति नहीं हुई होती तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुछ दिन और भारत में अपना राजपाट करती और ब्रिटिश संसद खाली चुपचाप उसे देखती रहती। वो तो 1857 की क्रांति हुई और उसी को दोस्तों आधार बना करके कंपनी के शासन को समाप्त कर लिया गया। ठीक है, और उसके पहले दोस्तों जो 53 वाला चार्टर एक्ट आया था, उसमें ब्रिटिश संसद ने कही दिया था कि हम जब चाहें तब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा असैनिक शासन के निरीक्षक और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दोस्तों दे दिया गया था। तो याद रखेगा ये पुराना वाला चार्टर एक्ट था दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833। मैंने मिक्स क्वेश्चन जानबूझ के रखा है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, सोचने पर आप मजबूर हो जाएं, क्योंकि अगर नहीं सोचेंगे ना तो दिमाग में ही रहता है कि जो है किसी और अन्य तरीके से दोस्तों हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 53-53 आ रहा है तो उत्तर भी 53-53 होगा नहीं, इसीलिए दोस्तों मैंने यहां पर क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। समझिए क्या कर रहा है। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, जहां पर हम आंशिक संविधान की बात कर रहे थे, जहां पर दोस्तों हम कंपनी को प्रशासन की तरफ एंट्री कर रहे थे। जब कंपनी अपने व्यापारिक क्षेत्र से अलग होकर के प्रशासन की तरफ आएगी तो सैनिक व्यवस्था हो चाहे असैनिक व्यवस्था हो, चाहे निरीक्षण हो चाहे नियंत्रण हो, ये सभी पावर का उसे यूज करना पड़ेगा और ये सभी पावर दोस्तों गवर्नर जनरल के हाथों में आ जाता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो एक आता है। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का दोस्तों अधिकार दे दिया गया कि जो गवर्नर जनरल का परिषद है वो पूरे भारत के लिए दोस्तों कानून बना सकता है। तो याद रखेंगे वो भी दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 में यह प्रावधान किया गया था। जी हां दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो उसकी परिषद है, वो संपूर्ण भारत के लिए दोस्तों कानून बना सकती है। और वैसे भी दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि बंगाल का भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। और जब भारत का गवर्नर जनरल बन गया है तो फिर बंबई मद्रास से जो छोटे छोटे प्रेसिडेंसियां थी उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया, मुख्य हो गया। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लिख रहा गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा संपूर्ण भारत के लिए जो कानून बनाया गया है उसको अस्वीकृत करने की शक्ति दोस्तों किसे दिया गया, तो याद रखेगा यह शक्ति जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना उसे दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। जी हां दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे हम नियंत्रक मंडल कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, इसे हम नियंत्रक मंडल कहते थे। देखिए एक तरफ पावर दिया जा रहा है कि गवर्नर जनरल जो है दोस्तों पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, दूसरे तरफ दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पूरे भारत के लिए जो कानून बना है उसको एक झटके में दोस्तों
कैंसिल किया जा सकता है, और एक कैंसिल करने का पावर ये नियंत्रक मंडल के पास है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लग रहा है कि कोई कानून गलत तरीके से बनाया गया है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो एक झटके में उस कानून को क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। ये पावर भी रखा गया। ठीक है, आगे लिख रहा है किस अधिनियम के तहत कंपनी के नियंत्रक मंडल के अधिकार को सीमित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, सीमित किससे किया गया, तो ये सीमित भी दोस्तों चार्टर एक्ट के माध्यम से ही किया गया। चार्टर एक्ट 1833 में एक तरफ हम कह रहे हैं अधिकार सीमित करना और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अस्वीकृत करने की शक्ति दे दिया गया है, यानी पावर भी उसके पास है। लेकिन अब देखिए, किसी का अधिकार कम करोगे तो थोड़ा बड़े पद पर तो बिठाना पड़ेगा ना, एकदम अधिकार खत्म कर दोगे तो मतलब क्या, तब फिर हटा ही दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कुछ अधिकारों को खत्म किया गया और उसके स्थान पर दोस्तों सुपर पावर जैसी शक्ति दिया गया। ये सुपर पावर वाला ही तो काम है कि अगर यहां पर गवर्नर जनरल, उसकी परिषद ने अगर कुछ बनाया है तो एक उस चीज को दोस्तों एक झटके में समाप्त करने का अधिकार यह नियंत्रक मंडल को दिया गया है, यह भी ध्यान में रखिएगा। लिख रहा भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए दोस्तों जो आयोग बना था उसका प्रथम अध्यक्ष दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, तो जो विधि सदस्य था दोस्तों, चौथा विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को यह दायित्व दिया गया कि भारत में जितने भी कुप्रथाएं चल रही हैं, जितने भी पुरानी रूढ़िवादिता वाली प्रथाएं चल रही हैं, उनको संहिताबद्ध किया जाए और कैसे उसको समाप्त किया जाएगा या क्या करना उसका, उस पर दोस्तों काम किया जाए। तो मैकाले को दोस्तों इस आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, लिख रहा किस अधिनियम के तहत संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गई। जी हां दोस्तों, पूरे देश के लिए दोस्तों एक बजट होगा, और इसकी व्यवस्था कब की गई, किस अधिनियम के तहत, तो याद रखेंगे दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के तहत। किसके तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत दोस्तों यह व्यवस्था किया गया कि पूरे देश के लिए क्या होगा दोस्तों, एक ही बजट होगा। कैसे याद रख सकते हैं, लास्ट में 3 है, सेम है, तो सभी के लिए सेम याद रखेगा दोस्तों, एक ही बजट। ठीक है, और बजट तैयार करना दोस्तों किसका काम था, बजट तैयार कौन करता था दोस्तों, तो ये तैयार करता था दोस्तों गवर्नर जनरल। कौन करता था दोस्तों, ये बजट तैयार करने का काम किसे दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। ये सवाल भी याद रखेंगे। लिख रहा चार्टर अधिनियम 1833 के फलस्वरूप किस वर्ष दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो दोस्तों जब ये चार्टर एक्ट आया ना, उसी में प्रावधान कर लिया गया था कि हमें दास प्रथा का उन्मूलन करना है, लेकिन दोस्तों 1843 में किया गया दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, याद रखिएगा एलन बरो का यह समय चल रहा था। एलन बरो के समय में याद रखेंगे ये दास प्रथा का क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, कि भारत से अब दास प्रथा ये समाप्त हो रही है। ठीक है, लिख रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण दोस्तों प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सवाल है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सवाल है, परीक्षा में दोस्तों आ सकता है निश्चित रूप से, कि भारत में पहली बार केंद्रीयकरण कब दोस्तों प्रारंभ किया गया, किस अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया। तो याद रखेंगे केंद्रीयकरण का प्रारंभ ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही हुआ था। जी हां दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही भारत में पहली बार केंद्रीयकरण दोस्तों प्रारंभ किया गया है। यह भी याद रखेंगे, कुछ छिपे हुए सवाल थे, ठीक है, जो मुझे लगा देने चाहिए। आप लोग हमेशा रटते थे कि 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया कि कंपनी के व्यापार को दोस्तों 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बाकी इसमें बड़े छिपे हुए तथ्य थे, ये आप याद रखेगा। इसीलिए तो इसे आंशिक संविधान कहा जा रहा है। बहुत बड़ा, बहुत कुछ चेंजेस हुआ दोस्तों, बल्कि इतना चेंजेस तो 1793 की बात कर लें या 1813 की बात कर लें, उसमें भी इतने बड़े चेंजेस नहीं हुए थे। ठीक है, लिख रहा किस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर दोस्तों 18 कर दिया गया। तो जो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे उनकी संख्या दोस्तों कम कर दिया गया। ये दोस्तों कम किया गया चार्टर एक्ट में। यहां दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 में दोस्तों संख्या कम किया गया, और इनको क्या पता था कि बस अब कहानी दोस्तों समाप्त होने वाली 1857 की क्रांति के बाद। अब वैसे भी दोस्तों कंपनी का शासन ही समाप्त हो जाएगा, ना बचेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और ना बचेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अरे भाई, जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो किस बात के निदेशक मंडल और किस बात के नियंत्रक मंडल। ठीक है, तो अभी संख्या 24 से 18 कर दिया गया, कुछ ही वर्षों में यह संख्या 18 से 0 हो जाएगी, है कि नहीं, इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा है किस अधिनियम के तहत कार्यकारिणी
परिषद, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, उसे कानून सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। तो जो चौथा सदस्य था दोस्तों, जो विधि सदस्य था, उसको दोस्तों पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया यहां पर चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1853 के तहत। जी हां दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 के तहत दोस्तों ये दर्जा दिया गया। दोस्तों जो अभी आप 4 सदस्य पढ़ रहे थे ना, आगे दोस्तों जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम आएगा, तो आप आगे पढ़ेंगे कि ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है। कुछ समय बाद दोस्तों संख्या बढ़कर 6 भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेगा, पहले 4 थी, फिर घटकर 3 हुई थी, 3 से घटकर फिर 4 हुई, फिर 5 होगी, फिर 6 तक जाएगी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। आप चाहें तो इन किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्टैंडर्ड बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको भरोसा हो कि स्टडी 91 अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा फ्री वाला प्लेटफॉर्म है, उस पर हम इतना बेहतर कंटेंट दे सकते हैं, तो जो हमारी किताबें होंगी उस पर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, ये आप मान के चलो। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की अवेलेबल है। ऑनलाइन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए दोस्तों तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां से भी जाकर किताबों को आप परचेज कर सकते हैं। ये सैंपल के तौर पे इतनी किताबें दिखाई जाती हैं, ऐसा नहीं कि इतनी ही किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, सब यहां नहीं लिस्ट की जा सकती, इसलिए आपको इतना ही दिखता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो किताबें हैं ये अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी हैं और अलग अलग विषय के लिए भी किताबें हैं। दोनों तरह की चीजें मौजूद हैं, तो दोनों तरह की चीजें आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किस अधिनियम के तहत भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर। यहां दोस्तों भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया जाए, यह कहा गया। ठीक है दोस्तों, एक अधिनियम आया, उसमें कहा गया कि जो भारत में विधि आयोग अपनी रिपोर्ट बना रहा है, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए क्या हो जाए, इंग्लैंड में अलग से एक विधि आयोग का गठन किया जाए। आपको बताना है कि किस चार्टर एक्ट में दोस्तों प्रावधान किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 में। किसमें दोस्तों? चार्टर एक्ट 1853 में प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड में भी क्या होना चाहिए, एक विधि आयोग होना चाहिए, और उसका काम क्या होना चाहिए, सिर्फ भारत वाले विधि आयोग के रिपोर्ट को पढ़ना और उस पर अपनी जो है उत्तर देना, या उस रिपोर्ट पर अपनी बातें प्रस्तुत करना, ये होना चाहिए। ठीक है, लिख रहा है चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किस प्रांत में, यहां दोस्तों किस प्रांत में अलग से गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई दोस्तों। तो याद रखेगा, जो अभी तो क्या हुआ था दोस्तों, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उसके बाद से वही पावरफुल हो गया। तो दोस्तों कलकत्ता, बंगाल में कोई गवर्नर जनरल बचा नहीं, बाकी बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों की पावर दोस्तों बहुत कम हो गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों 1853 वाले चार्टर एक्ट में व्यवस्था किया गया कि कम से कम बंगाल में एक गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, तो बंगाल प्रांत में दोस्तों एक गवर्नर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बंगाल बड़ा क्षेत्र था, वहां से इनके शासन की शुरुआत हुआ था, और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो चुका था। ऐसे में वो कम ध्यान दे पाता था चीजों पर, तो एक गवर्नर की आवश्यकता यहां पे थी। तो 1853 के इस चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया और आगे पॉइंट भी किया गया। लिख रहा किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। जहां दोस्तों विधायी कार्य अलग होते हैं और प्रशासनिक कार्य अलग होते हैं, तो दोस्तों ये चार्टर एक्ट 1853 में दोस्तों एक प्रावधान लाया गया। जी हां दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 में ही ये प्रावधान लाया गया कि विधायी कार्य, और आज भी आप देखेंगे दोस्तों, आज तो विधायी कार्य अलग है, प्रशासनिक कार्य अलग है। ठीक है, ये होने भी चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ रहेंगे दोस्तों तो काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, तो दोनों को अलग अलग कर लिया गया। ठीक है, यहीं पर दोस्तों विधायी कार्य के लिए पहली बार दोस्तों कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? कार्यपालिका परिषद का गठन भी किया गया दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? विधायी कार्यों के लिए दोस्तों इसका गठन हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लिख रहा किस अधिनियम के तहत कंपनी की सेनाओं को, किसको दोस्तों? कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। भाई ऐसा क्यों किया गया? तो याद रखेंगे, अब सिंपल सी बात है, कंपनी के शासन को समाप्त किया जाएगा, तभी तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिश के पास जाएगी, या ब्रिटिश संसद के पास जाएगी, या वहां के राजा के पास जाएगी। तो जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया दोस्तों, भारत शासन अधिनियम, ये चार्टर एक्ट इसे मत कहिएगा। ठीक है, इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो आपको चार्टर एक्ट नहीं बोलना है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इस अधिनियम के तहत कंपनी की जितनी भी पूंजी, प्रॉपर्टी, सैनिक, जो कुछ भी था दोस्तों, सब कुछ किसके पास चला गया? वो ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। याद रखेंगे। लिख रहा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी के निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल को समाप्त कर इनकी शक्तियां किसे सौंप दी गई? तो यहां पर दोस्तों वायसराय का पद गठन हो रहा है दोस्तों, तो इनकी शक्तियां किसके पास चली
गई, याद रखेंगे अब इनकी शक्तियां वायसराय के पास नहीं, वायसराय नहीं, यहां पर दोस्तों एक नया पद का गठन होता है भारत सचिव, ठीक है। इनकी शक्तियां किसके पास चली गई? भारत सचिव के पास चली गई, ठीक है। भारत सचिव बहुत पावरफुल होता था और इसके समकक्ष दोस्तों वायसराय को भी समझते थे, लेकिन भारत सचिव एक अलग है, ठीक है। भारत सचिव किसको रिप्रेजेंट करता था? यह हमेशा ब्रिटिश संसद को रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और जो वायसराय होता था वो भारत की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हुआ करता था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि अब कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया। अब यही मैं कह रहा था कि अभी आप जो निदेशक मंडल है ना, आप पीछे पढ़ रहे थे, इनकी संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। हमने आपको कहा कि अभी 18 से घटकर शून्य हो जाएंगे और देखिए 1858 में क्या हो गया? ये समाप्ति हो गए, पूरी तरह से शून्य हो गए, नियंत्रक मंडल भी 0 हो गए, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा भारत राज्य सचिव के कार्यों, ये भारत सचिव जो दोस्तों या भारत राज्य सचिव भी से कहते थे या भारत सचिव, दोनों एक ही बात है। तो भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता देने के लिए दोस्तों एक 15 सदस्यों वाली एक अलग से एक संस्था का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया भारत परिषद। क्या दिया गया दोस्तों? भारत परिषद। ये भारत परिषद क्या था दोस्तों? यह एक अलग से काउंसिल थी जो हेल्प करती थी भारत के सचिव को या भारत सचिव को या भारत राज्य सचिव को मदद करती थी। और इसमें कितने मेंबर थे? 15। उस 15 में से याद रखेगा बहुमत 8 सदस्यों की नियुक्ति, 8 सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी दोस्तों वो ब्रिटिश क्राउन करता था। कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन। जी हाँ दोस्तों, यानी आप यहां क्या लिख दे दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन का मतलब सम्राट के द्वारा दोस्तों नियुक्ति होती थी, समझ जाएंगे ना। ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्ति होती थी दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा 15 में से 8 की नियुक्ति कौन करता था? अकेले दोस्तों ब्रिटिश सम्राट करता था, यानी बहुमत थी। यानी जो सिंपल सी बात है, जो भारत का राज्य सचिव होगा दोस्तों वो भी किसको रिप्रेजेंट करता था? वो भी सम्राट को रिप्रेजेंट करता था। और उसके लिए जो परिषद बनाया गया था उस परिषद में भी ज्यादातर मेंबर वो यहीं से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे। आगे लिख रहा भारत परिषद की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता था? अब यहां पे आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि भाई अध्यक्षता की बात कर रहा है तो अध्यक्षता, अब एक सिंपल सी बात बताइए, ये जो परिषद है इसमें कुल कितने मेंबर हैं दोस्तों? कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या कितनी है? तभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, कुल सदस्य संख्या है 15। यानी इन 15 लोगों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? किसके लिए बनाए गए थे? तो याद रखेगा ये बनाए गए थे भारत राज्य सचिव के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये जिसके लिए बनाए गए हैं वही इनकी अध्यक्षता करेगा। ऐसा थोड़े कि कोई अलग से व्यक्ति आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं भाई, ये भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए तो ये भारत परिषद बनाया गया, ठीक है। तो इसके जो मेंबर होंगे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जिसके लिए काम कर रहे हैं भारत राज्य सचिव करेगा, ठीक है। लिख रहा 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत के संबंध में की गई नीतिगत घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग ने क्या संज्ञा दिया? तो दोस्तों इसे उन्होंने संज्ञा दिया था मैग्ना कार्टा का। जी हां दोस्तों, भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा। उन्होंने क्या कहा दोस्तों? कि यह भारतीयों का क्या दोस्तों? मैग्ना कार्टा है, ठीक है। मैग्ना कार्टा है, याद रखेंगे, ठीक है। और क्या प्रस्तुत किया गया था महारानी विक्टोरिया द्वारा? तो याद रखेगा 1 नवंबर 1858 को, याद रखेगा, यहां पर घोषणा पत्र पढ़ा गया था, ठीक है। यह घोषणा पत्र दोस्तों इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कहां पर पढ़ा गया था? इलाहाबाद में दोस्तों, मिंटो पार्क है, यहीं से दोस्तों इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था, याद रखेंगे। लिख रहा किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया? तो याद रखेगा अब ये अलग से भारत परिषद अधिनियम जो आता है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम जो आएगा आगे, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम जो आएगा 1861 में, ठीक है, उसमें दोस्तों गवर्नर जनरल तो अब था नहीं, तो आप गवर्नर जनरल यहां ना बोलिए, ठीक है, आप यहां बोलिए सीधे सीधे वायसराय। क्या बोलिए दोस्तों? वायसराय, ठीक है। कि वायसराय की जो दोस्तों एक कार्यकारिणी परिषद थी उसका दोस्तों क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके तहत दोस्तों ये इसकी सीमा को एक्सटेंड किया गया, इसमें विस्तार किया गया, ठीक है। तो इस तथ्य को भी आपको याद रखना है। अगला पढ़िए, लिख रहा किस अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की दोस्तों शक्ति दी गई कि वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है? तो याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। देखिए आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपको डाउट नहीं होगा, आप कभी फंसेंगे भी नहीं। याद रखिए कभी भी 1858 के बारे में मत सोचिएगा। 1858 में कोई भी वायसराय से, खाली वायसराय का पद आया 1858 में, ठीक है। गवर्नर जनरल जो भारत का था उसे वायसराय बना दिया गया, बस इतना ही काम आया है।
बाकी और कोई काम नहीं है। बाकी 1858 का जो ये भारत शासन अधिनियम आया ना, उसमें खाली कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, उसी से संबंधित दोस्तों तमाम प्रावधान है, यहां पर नए प्रावधान नहीं है। अगर वायसराय को किसी तरह की पावर मिल रही है, उसके कमेटी का दोस्तों एक्सटेंड हो रहा है, तो ये सारी चीजें दोस्तों भारत परिषद अधिनियम इसलिए लाएगा 1861 में, वरना 58 के बाद दोस्तों 3 ही साल में क्या जरूरत था 1861 लाने की, वही प्रावधान 1858 में कर लिए होते, लेकिन नहीं। 1857 में क्रांति हुई थी, इसलिए तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश संसद को यह जरूरी था कि वह जो है यहां से कंपनी के शासन को समाप्त करे, क्योंकि विश्व स्तर पर दोस्तों निंदा की जा रही थी इसकी। ठीक है, 1857 की क्रांति वैसे वर्ल्ड वाइड जो बहुत सारी देश थे दोस्तों, वो ब्रिटेन का दोस्तों निंदा कर रहे थे, इसलिए मजबूरी था कि कंपनी के शासन को तुरंत समाप्त करना, इसलिए जल्दीबाजी में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। लेकिन विधिवत रूप से आगे 3 साल बाद एक भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है और उसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया जाता है, वायसराय को कुछ पावर भी दिया जाता है। उसी पावर में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भी दिया गया। ठीक है, लेकिन अब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया, तो दोस्तों पहले 3 था, 3 से बढ़ा के 4 हुआ था। अब दोस्तों एक कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, 5। ठीक है, अब जब दोबारा भारत परिषद अधिनियम आएगा आगे, तब दोस्तों वहां पे संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, लेकिन अब भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कहां पर विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों, तो कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर विधान परिषद स्थापित करने की पावर दिया गया दोस्तों। एक जो इनका पुराना बंगाल था दोस्तों, ये वहां पर एक विधान परिषद बनाया जाए। दूसरा दोस्तों याद रखेगा पंजाब में बनाने के लिए दोस्तों सहमति बनी। और तीसरा दोस्तों उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत है वहां पर। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर भी दोस्तों याद रखेंगे, सीमा प्रांत पर याद रखेगा ये विधान परिषद बनाने की जो है बात आई, ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों आया है। ठीक है, लिख रहा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किन प्रांतों की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दे दिया गया। जी हां दोस्तों, व्यवस्थापिका का अधिकार दोस्तों ये किसे दिया गया, तो 2 अन्य प्रेसिडेंसियां थी दोस्तों, जिसमें बंबई और मद्रास का नाम आता है। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो सरकारें चल रही थी दोस्तों, उनको भी व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। जी हां दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत व्यवस्था किया गया है। लिख रहा है इसी अधिनियम के तहत यानी 1861 के तहत किसको नियम बनाने का दोस्तों अधिकार प्रदान किया गया। नियम मतलब अधिनियम से है, तो नियम अधिनियम दोस्तों ये कौन बनाता था, याद रखेगा वायसराय बनाता था। कौन बनाता था, वायसराय बनाता था। और वायसराय दोस्तों अध्यादेश भी जारी करता था। वायसराय क्या जारी करता था, यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दोस्तों वायसराय के पास थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे लिख रहा है भारत परिषद अधिनियम 1861 में किए गए प्रावधानों के बाद भारत की शांति, सुरक्षा एवं ब्रिटिश हितों के लिए भारत परिषद के बहुमत की उपेक्षा करने में कौन सक्षम हो गया दोस्तों, तो याद रखेंगे वायसराय सक्षम हो गया। कौन, वायसराय। फिर से पढ़िए सवाल को, नहीं समझ पाएंगे। लिख रहा है 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, ठीक है, उसमें जो कुछ भी प्रावधान किया गया, उसके बाद भारत की चाहे शांति व्यवस्था की बात आ जाए, भारत की सुरक्षा की बात आ जाए, या फिर ब्रिटिश हितों की बात आ जाए। देखिए हित की बात क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो वायसराय है ये भी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ब्रिटेन के सम्राट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वहां के राजा रानी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर नहीं रिप्रेजेंट करता तो भारत का गवर्नर जनरल होता, भारत का वायसराय क्यों बनाया जाता। अब कंपनी का शासन है ही नहीं, तो कंपनी को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है, तो याद रखेगा ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा भी कर सकता था। जहां मतलब इतना पावर इसको दे दिया गया कि उसकी भी उपेक्षा कर सकता था। उपेक्षा माने समझते हैं ना, यानी उनकी बातों का खंडन करके अपनी बातों को रख सकता था, ये इतना पावर दिया गया। तो अब अध्यादेश वगैरह जारी करने का पावर आ गया है, नीतियां बनाने का पावर आ गया है, नियम अधिनियम बनाने का पावर आ गया है, और ये अपने हिसाब से दोस्तों कानून व्यवस्था बना सकता है, लागू कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों काम चलने लगा। ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यहीं पे चीजें समाप्त होती। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों, फिलहाल इस सेशन तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, अच्छा पहले इसके बारे में समझ लीजिए, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा पिछले वाले सेक्शन में दोस्तों एक गलती मुझसे हो गई थी, मैं आपको याद दिला दूं। मैंने पीडीएफ में सुधार कर दिया था, बट आपको बता नहीं पाया था। बताया था दोस्तों बंगाल रेंट एक्ट, क्या आया था दोस्तों, बंगाल रेंट एक्ट, या फिर बंगाल काश्तकारी अधिनियम। क्या आया था दोस्तों, बंगाल
काश्तकारी अधिनियम आया था, काश्तकारी अधिनियम आया था। जब मैं बता रहा था ना तो वहां पर मैंने लिखा था 1856, क्या लिखा था? 1856 लिखा था, और मैंने वहां पर स्टार भी लगाया था कि हो सकता है गलत हो, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो सच में गलत था दोस्तों। ये काश्तकारी अधिनियम दोस्तों 1859 ईस्वी में आया था, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये 1859 में आया था, ये आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। गलतियां देखिए होती रहती इंसानों से, जो गलतियां मुझसे हुई है मैं पीडीएफ में सुधार कर दिया था, आपको बस बता नहीं पाया था। इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे की क्लास में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये वायसराय पढ़ाते जाऊं और 1947 के आज़ादी तक लेके चलूं, या बीच में इसे होल्ड करके जो पीछे की चीज़ें दोस्तों, जैसे 1857 की क्रांति, अब 1861 तक आप पढ़ चुके हैं, तो इसके पीछे जाकर 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति को भी एक बार रिव्यू कर लीजिए, ताकि आपका चैप्टर एक साथ कंप्लीट होता चले, ठीक है। फिर दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक बार बीच में मैं शुरू कर दूंगा जो भारत में दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसके तहत अनेक लोगों के बारे में लोग पढ़ा जाएगा, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ा जाएगा, तो वो चीजें भी मैं लेकर आऊंगा। तो देखता हूं कैसे क्या है, एक बार आप देखिएगा खुद से भी। चलिए फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है, आपको दिल से अगर लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो बस इतना निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और लोगों को सजेस्ट कीजिए। किसी तरह के टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं तो वहां तक दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इतना ही निवेदन है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।